हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका ये हिंदी ऐच्छिक जो है क्लास 12 उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है। तो एग्ज़ाम से पहले आप लोग इसको एक बार देख लीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं। हिंदी ऐच्छिक है, देखिए यहाँ पे लिखा है हिंदी इलेक्टिव क्लास 12। चलिए जो जो लिए हैं साइंस आर्ट्स कॉमर्स वाले इसको पढ़ सकते हैं। चलिए एक बार देखते हैं इसको। सेक्शन 1 खंडे अपठित बोध। और जो ऑब्जेक्टिव का प्रोजेक्ट परक 5 सेट नहीं देखे वो देख लीजिए, और क्वेश्चन बैंक भी देख लीजिए, सब डिस्क्रिप्शन में है। एक चिर प्रचलित उक्ति है, मनुष्य अपने मन में स्वयं को जैसा मान बैठता वस्तुतः वह वैसा ही है। प्रायः हम देखते हैं कि अनेक अभिभावक दूसरे के बच्चों की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं, अपने बच्चों की बुराई। वे बच्चों को डांटते फटकारते हैं। अभिभावक अपने बच्चों का कम मूल्य लगाते हैं, फलस्वरूप समाज भी उन्हें घटिया दर्जे का ही मानता है। उन्हें उतना ही सम्मान यश प्रतिष्ठा प्राप्त होती है जितना हम स्वयं अपने व्यक्तित्व पर का लगाते हैं। शांत चित्त से कभी कभी अपने चरित्र की अच्छाई पर मन एकाग्र करेंगे, उतना वे आपके चरित्र में विकसित होंगे। बुराइयों को त्यागने का अमोघ उपाय यह है कि हम एकांत में अपने श्रेष्ठ गुणों का चिंतन करें और इससे दिव्य दिव्यताओं की अभिवृद्धि करें। मनुष्य के मन ऐसी अद्भुत गुप्त चमत्कारी शक्तियाँ दबी पड़ी है कि वह उसका सतत चिंतन करता है और उसके व्यक्तित्व में वही शक्ति प्रचलित होती है। सबसे पहले इसको एक बार पढ़ना है और 3 का आंसर देना है इसमें। चलो क्वेश्चन देखो, सब्जेक्टिव है ये। अभिभावक प्राय अपने बच्चों के साथ क्या करते हैं? अभिभावक दूसरे के बच्चों की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं और अपने बच्चों की बुराई करते हैं, ये भी लिख सकते हैं। वे बच्चों को डांटते पुकारते हैं। ऊपर में देखिए दिया था, बुराइयों को त्यागने का अमोघ उपाय क्या है? बुराइयों को त्यागने का अमोघ उपाय है कि हम एकांत में अपने श्रेष्ठ गुणों का चिंतन करें और इससे दिव्यताओं की अभिवृद्धि करते रहें। दिव्यताओं मतलब क्या होता है? हम लोग के अंदर जो दिव्य शक्ति है। अपने चरित्र को निखारने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अपने चरित्र को निखारने के लिए हमें शांत चित्र से अपने चरित्र की अच्छाइयों पर मन एकाग्र रहना चाहिए तथा अपने मन की शक्तियों का सतत चिंतन करते रहना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दें। ये इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्र में चुनाव पर निबंध लिखें। इसमें 2-4 लाइन आप हटा भी सकते हैं जो आपको याद नहीं होगा, बाकी लाइन तो लिखना है। चलिए देखिए शुरू करते हैं। लोकतंत्र में चुनाव, इस विषय पे आपको क्या करना है? निबंध लिखना है। लोकतंत्र में चुनाव जनता को राजनीतिक शिक्षा देने का विश्वविद्यालय है। मानव समुदाय एवं शासन व्यवस्था की अवधारणाओं पर गौर करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का यह कथन बिल्कुल सही है। चुनाव व्यवस्था को लोकतंत्र का मूल कहा जाता है। लोकतंत्र शासन में राज्य की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व दिया जाता है। राज्य व्यक्ति के विकास के लिए पूर्ण अवसर प्रदान करता है। जिस तरह व्यक्ति और समाज को अलग करके दोनों के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती, ठीक उसी प्रकार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनता और सरकार को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। अतः लोकतंत्र में चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत में स्वतंत्रता के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्वीकृति मिली और इसी के साथ जनता को एक निश्चित अंतराल के बाद अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार मिला। 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना। इसके बाद वयस्क मताधिकार के आधार पर भारत में पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ। पहले मतदान करने की न्यूनतम उम्र 21 साल थी। बाद में 1989 में 61वें संविधान संशोधन में उम्र जो है 21 से घटाकर 18 कर दिया। अब तक लोकसभा के लिए 17 चुनाव हो चुके हैं। 17वीं चुनाव का वर्ष 2019 था और हुआ है 2024 में भी चुनाव हो गया, मतलब अब तक 18 हो चुका है। लोकतंत्र जैसे गौरवशाली शासन पद्धति की प्रतिष्ठा को बनाए रखने हेतु चुनाव साफ और भ्रष्टाचार मुक्त रहना आवश्यक है। इतने ही घटी लिख सकते हैं आप, पूरा इतना लिखना जरूरी नहीं है। आगे देखिए, ये इम्पोर्टेंट है। जैसे इंग्लिश में आप लोग एडिटर लेटर पढ़े थे, उसी तरह यहाँ संपादक को पत्र लिखने आएगा। महंगाई से प्रभावित आम जनजीवन के विषय में किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखें। तो समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है, तो पत्र लिखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे सेवा में।
फिर श्रीमान या श्रीमान नहीं भी लिखेंगे तो संपादक महोदय। अब पेपर का नाम नहीं दिया है तो कुछ भी लिख सकते हैं, दैनिक जागरण, रांची, प्रभात खबर, हिंदुस्तान। विषय क्या है, महंगाई से प्रभावित आम जनजीवन के संबंध में दिया है। अब महोदय या महाशय क्या लिख रहा है, मैं आपके लोकप्रिय पत्र के माध्यम से सरकार और प्रशासन का ध्यान दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई महंगाई और उससे उत्पन्न आम जनजीवन की विभिन्न परेशानियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। महोदय, कुछ दिनों से देश में महंगाई का स्तर पूर्व से अधिक गुना बढ़ गया है। सामान्य जनजीवन की वस्तुएं, खाद्यान्न व अन्य उपयोगी वस्तुओं के मूल्य में भारी वृद्धि समस्त स्तर के परिवार के लिए चिंता का विषय है। इतने घटी लिखना है। उसके बाद क्या लिखना है, यहाँ लिख दो सीधे। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप इस विषय को अपने प्रतिष्ठित समाचार पत्र में स्थान देकर सरकार का ध्यान महंगाई की ओर आकर्षित करेंगे, अन्यथा यह बढ़ती महंगाई जनता के अनहित का कारण बन जाएगी। सौ धन्यवाद। भवदी अब अपना नाम लिख सकते हैं, जो है क ख ग। समझ गए। इसी तरह आपको पत्र लिखना है। चलिए आगे चलते हैं। इंग्लिश में जैसे जो जो आया था वही सब इसमें भी है, सिर्फ हिंदी से है। शहर में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर एक रिपोर्ट लिखा है। तो सबसे पहले न्यूज़पेपर का नाम जो है दैनिक जागरण। डेट 15 एग्जाम है तो 15 फरवरी 2025 लिखना है। अब नाम कुछ लिख देना है, नहीं दिया है तो अपना नाम लिख दीजिए। पिछले कुछ वर्षों से शहर में अपराध की समस्या तीव्र गति से बढ़ रही है। हर रोज दिन दहाड़े डकैती, अपहरण, हत्या, दहेज के लिए बहू को जलाना, जालसाजी आदि की घटनाएं होती रहती है। शहरों में असुरक्षा की भावना दिन व दिन बढ़ती जा रही। शहरों में हाँ, यहाँ आम व्यक्ति की जान और संपत्ति सुरक्षित नहीं है। शहर में बढ़ती आपराधिक घटनाओं का मुख्य कारण औद्योगिकरण का विकास और गरीब गांव वालों का जीविका की तलाश में शहर की ओर पलायन है। उसके बाद यहाँ लिख देना, मेहनत और प्रतिभावान युवक युवतियों की उचित जीविका न मिल पाना भी आपराधिक भावनाओं की वृद्धि का एक बड़ा कारण हो सकता है। देखो, जो पढ़ रहा है, पूरा लिख रहा है, उसका नौकरी तोकरी नहीं लगा या कुछ नहीं कर पाया तो वो भी अपराधी बन जाता है। आज के विकसित तकनीकों जैसे मोबाइल, कंप्यूटर आदि ने भी युवाओं को दिग्भ्रमित करने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। लोगों की इच्छा या अनिच्छा में सामाजिक और आपराधिक तत्वों में शामिल होने की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आपराधिक प्रवृत्ति में वृद्धि एक सामाजिक और आर्थिक समस्या के साथ राजनीतिक समस्या भी, उसका समाधान ढूंढना बहुत आवश्यक है। हो गया, ये रिपोर्ट है तो इसको आप पेज में एक पेज लिखिए। रिपोर्ट जो है, पत्र जो है, ये सब को आपको एक बार लिखना है निबंध को, तब ये वहाँ एग्जाम में लिख पाइएगा। और हिंदी है तो अपना भाषा में भी लिख सकते हैं आप लोग। समझ गए। और ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो देखिए। ऑब्जेक्टिव कहाँ से अपना भाषा में लिखिएगा, जब तक ऑब्जेक्टिव में 30 में 30 नहीं लिखिएगा तो नंबर कैसे आएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। निम्न में से किसी एक काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ये बहुत अच्छा है। तुमने कभी देखा है खाली कटोरे में बसंत का उतरना? यह शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता है और खाली होता है यह शहर। इसी तरह रोज रोज एक अनंत शव ले जाते हैं कंधे अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ। ये केदारनाथ का कविता है। बनारस, बनारस के लिखा गया केदारनाथ, उसी से लिया गया है। चलिए देखिए इसका प्रसंग क्या है, व्याख्या क्या है। प्रस्तुत काव्या या कविता लिख दें। प्रस्तुत काव्यांश या कविता केदारनाथ सिंह की कविता बनारस से लिया गया है। यह यहाँ कवि ने वसंतकालीन बनारस के परिवेश से परिचित कराया है। कवि पाठकों से प्रश्न करता है कि क्या तुमने कभी भिखारियों के खाली कटोरे में वसंत का उतरना देखा? अर्थात वसंत के आते ही तीर्थ पारियों का आवागमन बढ़ जाता है, जिससे भिखारियों के कटोरे सिक्के से भर जाता है। यह शहर स्वयं को इस प्रकार अनावृत करता है और इसी तरह भरता है। इसके साथ ही अनंत शवों को अपने कंधों पर ढोकर उसके परिजन यहाँ लाते हैं और मोक्ष की नगरी में उसका दाह संस्कार करते हैं। जो मणिकर्णिका घाट है काशी में, वहीं, जिससे यह शहर खाली भी होता जाता है। गंगा किनारे उसकी अंतिम क्रिया करके दिवंगत आत्मा को मोक्ष प्रदान करने में सहायता होती है। इतने लिखना है आपको। हो गया, आएगा तो। शहर का खुलना मतलब क्या होता है? शहर के खुलने से कवि का विशेष अभिप्राय यह है कि बनारस स्वयं को अचानक खोलकर नहीं रख देता। यह शहर धीरे धीरे खुलता है। यहाँ जो जितना नया जीवन रूपाकार ग्रहण करेगा, उसी अनुपात में मृत्यु उसे खाली भी कराती जाती है। कंधे पर अनंत शव के ढोए जाने से आशय है कि
सौदा का अनंत सिलसिला यहाँ अपने रंग रूप नहीं बदलता, वह अपने रोम में चलता जाता है। पति बने चार मुख, पुत बने पंचमुख, नाती बने षष्ठमुख, ददपि नहीं नहीं। प्रसंग प्रस्तुत काव्य वातावरण केशव दास के प्रबंध काव्य रामचंद्रिका के मंगलाचरण से अवतरित है। इस मंगलाचरण में कविता ने सरस्वती माता के महात्म्य को अवर्णनीय बताया है। कवि के अनुसार सरस्वती की उदारता का बखान उसके 4 मुख वाले पति ब्राह्मण, 5 मुख वाले पुत्र शिव और 6 मुख वाले नाती कार्तिकेय नहीं कर पाए। उसकी इस असमर्थता का एक ही कारण है कि देवी सरस्वती के गुणों और उदारता का नित्य नए नए पक्ष उजागर होते रहते हैं। ऐसी स्थिति में एक मुख वाले मनुष्य में उसका महाकाव्य का वर्णन करने की सामर्थ्य कहाँ है। मतलब जैसे 4 मुख वाले ब्रह्मा, 5 मुख वाले शिव भी उसका बखान नहीं कर पाते, 6 मुख वाले उसके नाती कार्तिकेय, तो मनुष्य का तो एक ही मुख है, वो क्या उसका बखान कर पाएगा, यही बताया गया इसमें। विशेष इसका क्या है, कवि ने सरस्वती देवी की कृपा और उदारता को अकथनीय और अवर्णनीय कहा है। पूरी पंक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। नई नई में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भक्ति की भाषा परिनिष्ठित साहित्य ब्रजभाषा है। चलिए आगे चलते हैं। आधे आधे गाने के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। आधे आधे गाने के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि जब तक मानव मन में उब व खिज प्राप्त होगा तब तक हमारे मन आधे अधूरे गानों में ही अटका रहता है। तात्पर्य यह है कि खीज और ऊब की वजह से हमारा मन कभी भी कार्य को पूरी तरह रम नहीं पाता। उल्लासित मन से ही हम पूरी गाना गाते हैं, अतः मन का साफ अर्थात प्रफुल्लित होना आवश्यक है। कवि मौन रहकर प्रेमिका को कौन सा प्रण पालन को देखना चाहता है। कवि मौन रहकर अपने प्रेमिका सुजान के इस प्रण पालन को देखना चाहता है कि वह कब तक उसकी पुकार सुनकर अनुसुना करती है। कवि को लगता है कि सुजान ने चुप्पी साध लेने का प्रण किया है, इसलिए वह उसकी ओर ताकती तक नहीं है। कवि को विश्वास है कि उसका मौन ही उसकी प्रेमिका की चुप्पी का जवाब है। इतने कटी पढ़ना है आपको, रट लेना है इसको। घड़ीसाजी का इम्तिहान पास करने से लेखक का क्या तात्पर्य। घड़ीसाजी मतलब घड़ी के पार्ट पुर्जे बनाने वाला, घड़ी ठीक करने वाला। घड़ीसाजी का इम्तिहान पास करने से लेखक का तात्पर्य उन लोगों से है जो बुद्धिजीवी है, जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया है, जो धर्म के संस्कारों को उसकी उपयोगिता व अनुपयोगिता के संबंध में विचार विमर्श करने के योग्य है, जो मनुष्य के लिए उसकी आवश्यकता व अनावश्यकता का विश्लेषण करने में सक्षम है। कम से कम ऐसे व्यक्ति को धर्म के रहस्यों को जानने का अधिकार दिया जाना चाहिए। इसे केवल धर्माचार्यों तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। लेखक बुढ़िया से बोधित्व की 8 फुट लंबी सुंदर मूर्ति प्राप्त करने में कैसे सफल रहा। बोधित्व मैंने क्या हुआ, बुद्ध की प्रतिमा। तो लेखक ने बोधित्व की 8 फुट लंबी सुंदर मूर्ति खेत की मेड़ पर देखा। वह मथुरा के लाल पत्थर की थी। जैसे ही लेखक उठाने लगा तो एक बुढ़िया तमाक कर बोली, बड़े चले हैं मूर्त उठाए, ये हमार है, इसे हम न देवे। लेखक समझ गया कि रुपये की झंझनाहट गरीब आदमी के हृदय में उत्तेजना पैदा करता है। लेखक ने बुढ़िया को 2 रुपये दिए और बुढ़िया से लेखक को खुशी से मूर्ति दे दिया। बुढ़िया ने लेखक को खुशी से मूर्ति दे दिया। संदेश भेजने के बाद बहुरिया की मन स्थिति कैसी हो गई। बड़ी बहुरिया संतृप्त हृदय से अपने माँ के पास संदेश भेजती है कि वे आकर उसे मायके ले जाए, लेकिन संदेश भेजने के बाद वह पछता रही है कि उसे यह संदेश नहीं भेजना चाहिए था, क्योंकि संदेश सुनकर परिवार वालों को दुख पहुंचेगा। अब उसका असली घर तो ससुराल ही है, वहीं उसे रहना होगा, क्योंकि एक बार शादी हो जाने के बाद वह मायके में उस अधिकार के साथ नहीं रह सकती, मतलब जैसे पहले रहती थी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की 2 रचना क्या है, अशोक के फूल और आलोक पर्व। सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की किन्हीं 2 रचना, भद्रदूत और हरी घास पर क्षण भर। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं एक प्रश्नों का उत्तर दिए। जगधर के मन में किस तरह ईश्वर का भाव जग गया। वही सूरदास की झोपड़ी में जो भैरव आग लगाया था और 500 का पोटली ले लिया था। जगधर जब भैरव के घर यह पता करने पहुंचा कि सूरदास के घर में आग किसने लगाई, तो उसे पता चला कि भैरव ने ही सूरदास के घर आग लगाई थी। उसके साथ ही उसने सूरदास के पूरे जीवन भर की जमा पूंजी भी चुरा ली। यह जमा पूंजी 500 से अधिक थी। जगधर जानता था कि ये इतने रुपए हैं जिससे भैरव की जिंदगी की सारी कठिनाई पल भर में दूर हो सकती है। भैरव की चांदी होते देख जगधर के मन में ईर्ष्या जाग गया। यह क्वेश्चन आ सकता है आपका।
कोइयाँ किसे कहते हैं? चलिए अब 2-3 क्वेश्चन है। इस आज का क्लास से 4-5 क्वेश्चन फिक्स है आपका, तो ध्यान से इसको देखिए। कोइयाँ किसे कहते हैं? कोइयाँ जल में उत्पन्न होने वाले पुष्प है। इसे कुमुद अथवा कोकावेली के नाम से जाना जाता है। इसकी विशेषता निम्नलिखित है। कोइयाँ पानी से भरे गड्ढे में सरलता से पनप जाते हैं। यह भारत के अधिकतर स्थानों में पाए जाते हैं। इसकी खुशबू मन को प्रिय लगती है। शरद ऋतु की चांदनी में तालाबों में चांदनी की जो छाया बनती है उससे कोइयाँ की पत्तियों के समान लगती है। चलो आगे देखो, निम्न में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दें। धरती का वातावरण गर्म हो रहा है, इससे यूरोप और अमेरिका की भूमिका क्या है? वही औद्योगिकरण हो रहा है। तो धरती का वातावरण गर्म इसलिए हो रहा है क्योंकि मनुष्य प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अंधाधुंध पेड़ों की कटाई, नए नए उद्योग धंधे स्थापित होने से हानिकारक गैसें वातावरण को गर्म कर रही है। यूरोप और अमेरिका में उद्योगों का सबसे अधिक विकास हुआ है। इस देशों में रोज नए नए प्रयोग से हानिकारक गैस वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। पहाड़ों की चढ़ाई और प्रेम की चढ़ाई में क्या अंतर है, बताना है इसको। तो पहाड़ों की चढ़ाई और प्रेम की चढ़ाई में समानता और असमानता दोनों है। जैसे पहाड़ की चढ़ाई पर से गिरकर आदमी जख्मी हो जाता है, उसी प्रकार प्रेम की चढ़ाई में असफल होने पर जीवन दुख में हो जाता है। यदि पहाड़ की चढ़ाई की तरह प्रेम भी एक पक्षी हुआ तो अंत दुखद होता है। इसलिए अगर प्रेम उभय पक्षी अर्थात युगल जोड़ी के आपसी संबंध से जीवन समान और सुखद हो जाता है। दोनों प्रेमी युगल परस्पर सहयोग करते हुए आगे बढ़ते हैं, सुख दुख में बराबर के भागीदारी होते हैं, दोनों एक दूसरे का सहारा बनते हैं। एक अगर गिरता है तो दूसरा उसे सांस दिलाते हैं। इस तरह प्रेम की चढ़ाई पर्वतों की चढ़ाई से अलग भी हुआ। वास्तव में प्रेम जीवन का जीवंत आरोहण हुआ। आरोहण मतलब पाठ होता है चढ़ना। ठीक है, हो गया आपका पूरा एक सेट कंप्लीट सब्जेक्टिव। इसी तरह का वहाँ क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 3 में 2 बनाए, 3 में 4 बनाए, तो इसको ध्यान से देखिए। और ऑब्जेक्टिव का मॉडल सेट 2025 और प्रोजेक्ट परख जो उड़ान बनाए हैं 5 सेट, उसको देख लीजिए, तब आपका 30 में 30 आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।